अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। कॉन्टिन्यूटी को समझने के बाद अब हम समझेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से यह समझ लेते हैं कि कैलकुलस क्या होता है। हालांकि हमने चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले यही समझा था कि कैलकुलस क्या होता है, लेकिन आप डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। इसके लिए संक्षेप में इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। Calculus is that branch of mathematics in which we study of changes। गणित की वह शाखा जिसमें हम परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब एक क्वांटिटी में चेंज होता है तो वो किसी दूसरी क्वांटिटी की कंपैरिजन में होता है। इसके लिए मैंने आपको डिस्टेंस और टाइम का एग्जांपल दिया था। डिस्टेंस में जो चेंज होता है वो टाइम की कंपैरिजन में होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम बैलून को फुलाते हैं, गुब्बारे को जब फुलाया जाता है तो उसका साइज़ चेंज होता है, साइज़ उसका इंक्रीज़ होता है। तो साइज़ इंक्रीज़ होता है तो मीन्स उसका डायमीटर या रेडियस इंक्रीज़ होता है। तो जब उसका साइज़ बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ने पे उसका सरफेस एरिया और उसके अंदर का स्पेस, जिसे वॉल्यूम कहते हैं, वो इंक्रीज़ होगा, वो चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया या जो वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो डायमीटर या रेडियस की कंपैरिजन में होता है। इस तरीके से एक क्वांटिटी में चेंज दूसरी क्वांटिटी की कंपैरिजन में होता है। और क्वांटिटीज़ में चेंज होने का मतलब है ये क्वांटिटी वेरिएबल्स होती हैं। अब इनमें से एक या एक से जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंटली चेंज होती है और दूसरी क्वांटिटी में चेंज डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के चेंज होने पर। जैसे डिस्टेंस टाइम वाले एग्जाम्पल में टाइम इंडिपेंडेंटली चेंज होता है और डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है, डिस्टेंस में चेंज होना मीन्स पोजीशन में चेंज होना, तो डिस्टेंस में चेंज वो डिपेंड करता है टाइम पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो इस तरीके से दो क्वांटिटी के रिलेशन को इस तरीके से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x में चेंज होगा तो x के चेंज होने पर y में भी चेंज होता है। जब हम चेंज को स्टडी करते हैं तो उसमें हम दो तरह के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। एक है रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, और दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। एक्यूमुलेशन मीन्स होता है इकट्ठा करना, जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें इकट्ठा करना। इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो पहले देखते हैं रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज एक क्वांटिटी में चेंज दूसरी क्वांटिटी की कंपैरिजन में कितना तेज़ी से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड रेट ऑफ चेंज का ही एग्जाम्पल है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे हम कह सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, किसकी कंपैरिजन में, टाइम की कंपैरिजन में। तो इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज हमने 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी 4 आवर्स में, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 200 अपॉन 4 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। और 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस का चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट में आपने रन रेट सुना होगा, ठीक है। सपोज किसी टीम ने 50 ओवर्स में 300 रन बनाए, तो उनका जो रन रेट होगा वो होगा रन अपॉन टोटल ओवर, टोटल रन अपॉन टोटल ओवर, और ये होगा 300 अपॉन 50 इज इक्वल टू 6 रन पर ओवर, ठीक है। तो ये भी रेट ऑफ चेंज का एग्जांपल है। और 6 रन पर ओवर का मतलब होता है हर एक ओवर में 6 रन का चेंज हो रहा है, ठीक है। अब समझ लेते हैं एक्यूमुलेशन को। तो अभी हमने एग्जांपल देखा था स्पीड का। अब स्पीड सपोज 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मैं क्वेश्चन उल्टा कर दूँ, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और मैं पूछूँ 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एडिशन से ही आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब होता है कि 1 आवर में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो फर्स्ट 1 आवर में 50 किलोमीटर, फिर सेकेंड आवर में होगा 50, फिर नेक्स्ट थर्ड आवर में
50 प्लस नेक्स्ट फोर्थ आवर में 50, तो इन सारे जो 50 किलोमीटर के जो चेंजेस हुए हैं इनको ऐड कर लेंगे, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो जाएगा 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो चेंजेस हो रहे थे 1 आवर में उनको हमने ऐड किया है, तो ये होता है एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसी तरीके से वो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्रिकेट में मैंने एग्जाम्पल दिया था 6 रन पर ओवर, 1 ओवर में 6 रन का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ किसी टीम ने 6 रन पर ओवर के रेट से रन बनाए हैं तो 50 ओवर्स में कितने रन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर ओवर में जो 6 रन का चेंज हो रहा है उनको हम ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 50 टाइम्स इसको ऐड करेंगे, तो 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा 300 रन। ठीक है, तो ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें इकट्ठा करना और इसे इंटीग्रेट करना भी कहते हैं। इंटीग्रेट मीन्स एकीकृत करना, इकट्ठा करना। ठीक है, और इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। अब रेट ऑफ चेंज में भी दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज जो अभी हमने एग्जांपल लिए थे स्पीड का 50 किलोमीटर पर आवर और रन रेट का 6 रन पर ओवर, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। मीन्स अगर मैंने 200 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया है 4 आवर्स में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ही रही होगी। हमारी जो स्पीड रही होगी कहीं पे कम रही होगी, कहीं पे ज़्यादा रही होगी। जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहा होगा वहाँ पे स्पीड कम रही होगी, और जहाँ पे हाईवे रहा होगा ट्रैफिक कम रहा होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा रही होगी। मीन्स अलग अलग जगह पे स्पीड अलग अलग रही होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीडोमीटर एक पर्टिकुलर स्टैंड पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्पीड बताता है कि इस समय स्पीड क्या है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर जो हमें एक पर्टिकुलर स्टैंड पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन में, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमें रेट ऑफ चेंज बताता है, वही होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टैंटेनियस तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, एक पर्टिकुलर क्षण पे परिवर्तन की दर। जैसे ये एक और एग्जांपल, ये रन रेट वाला एग्जांपल है, 6 रन पर ओवर के रेट से किसी टीम ने रन बनाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि हर ओवर में उन्होंने 6 रन ही बनाए होंगे। ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने जो लास्ट जो उसका 50th ओवर रहा होगा, 50th ओवर में उन्होंने बनाए होंगे सपोज 20 रन, तो वो जो 50th ओवर का जो रन है 20, वो उस पर्टिकुलर ओवर का रन रेट हो गया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। और इसी को हम स्टडी करेंगे और ये होता है डेरिवेटिव। तो ये जो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ये होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, और जो पहले हमने डिस्कस किया था एक्यूमुलेशन वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मीन्स एकीकृत करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन में इंटीग्रेशन होता है और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज मीन्स डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले तो अभी हमारा फोकस रहेगा डिफरेंशिएशन में। तो अब समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को। तो अभी मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज में हम दो तरह के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं क्लासेस 6, 7, 8 से ही, और दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसी पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, जैसे नाम से ही लग रहा है किसी विशेष क्षण में परिवर्तन की दर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम अपने किसी वाहन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे वाहन की जो स्पीड होती है अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह पर अपने वाहन की स्पीड देखना चाहते हैं तो हमारे वाहन का जो स्पीडोमीटर होता है वो उस पर्टिकुलर जगह पर उसकी स्पीड को बताता है, जो कि क्या होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे ही कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रक्रिया है तात्क्षणिक परिवर्तन की दर निकालने की। तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। चलिए अब ये जो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसे हम ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। ग्राफिकली समझने के लिए हमें एक फंक्शन लेना होगा y इक्वल टू एफ ऑफ x, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर, और y की वैल्यू क्योंकि x पे डिपेंड करती है, x तो इंडिपेंडेंटली चेंज होता है और y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, x की वैल्यू में चेंज होगा तो y की वैल्यू पे भी चेंज होगा, तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, हिंदी में कहते हैं आश्रित चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है y का। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसकी कंपैरिजन में, x की कंपैरिजन में। ठीक है, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x।
सपोज फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, जो कि कर्व है, और कर्व होने का मतलब होता है हर पॉइंट पर y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x अलग अलग होगा। अगर हर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज सेम होता है, मीन्स अगर हम एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, पर क्योंकि यहाँ पे कर्व है तो कर्व होने का मतलब है कि हर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज अलग अलग होगा। और क्योंकि यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को, तो यहाँ पे हम ग्राफ में एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं ए, और यहाँ पे जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो c है, x इक्वल टू सी। सपोज हम यहाँ पे x इक्वल टू सी पे हमें y का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू सी पे y का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो हमें y का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब है चेंज इन y अपॉन डेल्टा x मीन्स चेंज इन x, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो सपोज यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो फिर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा a और b के बीच के लिए, ये हो जाएगा चेंज इन y, y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन x। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1, तो x2 माइनस x1। तो ये वाला जो हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन यहाँ पर हमें जो रेट ऑफ चेंज निकालना है वो यहाँ पर निकालना है एट ए, मीन्स एट x इक्वल टू सी पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक दूसरा पॉइंट भी चाहिए होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था y2 माइनस y1, तो हमारे पास दूसरा वाला पॉइंट भी तो होना चाहिए y2। तो वो दूसरा पॉइंट हमें लेना पड़ेगा बिल्कुल a के पास, बिल्कुल a का जस्ट अगला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट लिया है a, इसका x कोऑर्डिनेट तो c है, x इक्वल टू सी। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, x की जगह पे लिख देंगे c, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ c। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया c और y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ c, ठीक है। अब जो दूसरा वाला पॉइंट है b, क्योंकि हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ चेंज a पर, तो हमें जो पॉइंट b है वो बिल्कुल a के जस्ट बगल में लेना होगा। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे b मैंने जो लिया है थोड़ा गैप में लिया है, ठीक है। यहाँ पे a और b के बीच में काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पे शो किया है, लेकिन ये गैप बिल्कुल भी नहीं है। b जो पॉइंट है वो बिल्कुल a के बगल में है, ठीक है, जस्ट a के बाद का पॉइंट है। पर क्योंकि आपको समझाना है इसलिए मैंने b पॉइंट को थोड़ा a से a और b के बीच थोड़ा यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे जो b पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट, और जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूटी में देखा था, आपने देखा था जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालते थे तो वहाँ पर हम h टेंड्स टू 0 लेते थे। तो वहाँ पे आपको मैं बार बार बोलता था h एक बहुत छोटी वैल्यू है, नियरेस्ट टू 0, ठीक है। तो क्योंकि b बिल्कुल a के बगल में है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू सी प्लस h, ठीक है। तो जो पॉइंट b है इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा c प्लस h, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की जगह पे ले देंगे एफ ऑफ c प्लस h, ठीक है। तो पॉइंट b का कोऑर्डिनेट हो गया c प्लस h कॉमा एफ ऑफ c प्लस h, ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन चेंज इन x, x2 माइनस x1 c प्लस h माइनस c, ठीक है। तो यहाँ पे c से c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा h। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये c प्लस h है, ये c है, तो इनकी दोनों के बीच में यहाँ पे h का गैप है, ठीक है। और h का गैप होने का मतलब है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो h का डिफरेंस है, और उसको हम कह रहे हैं चेंज इन x। तो इट मीन्स यहाँ पे जो h इज इक्वल टू है वो डेल्टा x है। तो यहाँ पे अगर इसको डेल्टा x हम ले लें इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, जो कि इक्वल टू h है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट a पे रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमने पॉइंट b को बिल्कुल a के क्लोज लिया है, मीन्स जो यहाँ पे h होगा वो क्या होगा, बिल्कुल नियरेस्ट टू 0 होगा, मीन्स h टेंड्स टू
0, या इस तरीके से समझ सकते हो कि बी को हमें क्या करना होगा, पॉइंट बी को ए की ओर लाना होगा। तो जब हम पॉइंट बी को ए की ओर लाएंगे, क्यों, पॉइंट ए पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए ए के बिल्कुल क्लोज लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे जो h होगा वो इस तरफ जाएगा, मीन्स h टेंड्स टू 0, और जब h टेंड्स टू 0 होगा तो अभी यहाँ पे मैंने बताया h इज इक्वल टू डेल्टा x, तो डेल्टा x ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो हमें पॉइंट ए पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए यहाँ पे हमें लिमिट लेनी होगी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हम लिमिट ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस तरीके से x इक्वल टू सी पर y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, जिसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, इक्वल टू होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि जो पॉइंट b है वो बिल्कुल a के क्लोज है, और क्योंकि वो बिल्कुल a के क्लोज है, इसमें जो y में चेंज हो रहा है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए इसे कहेंगे वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, और dx का मतलब है वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, और इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से x इक्वल टू सी पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जिसे f डेल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होगा, अच्छा जैसे अभी आपको मैंने पीछे बताया था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू है चेंज इन y, मीन्स f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन चेंज इन x अपॉन h। तो वहाँ पे क्योंकि पॉइंट b हमने a के वेरी वेरी क्लोज लिया है, तो वहाँ पे ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाता है, और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी था ये फॉर्मूला, जब आपको इस तरीके से डेरिवेटिव निकालने के लिए पूछा जाता था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने दो तरह की प्रोसेस करी है। कौन कौन सी दो प्रोसेस यहाँ पे करी है, एक तो देखो ये क्या है, चेंज इन वाई, डेल्टा वाई, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई मीन्स इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंस इन वाई, डिफरेंस इन वाई, और नीचे दूसरा क्या है, डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स, और चेंज इन एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंस इन एक्स, डिफरेंस इन एक्स, ठीक है। तो डिफरेंस इन वाई, डिफरेंस इन एक्स, और इसका ये क्या किया, इनको डिवाइड किया, इसका डिवीज़न किया, डिवीज़न, ठीक है। तो इस पर दो प्रोसेस हमने करी है, एक तो किया है डिफरेंस, और दूसरा हमने किया है डिवीज़न। तो इन दो वर्ड से मिलके बन जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालने की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है, डिफरेंस और डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे हमने दो तरह की प्रोसेस फॉलो करी है, ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स मीन्स डिफरेंस इन वाई अपॉन डिफरेंस इन एक्स, और उसका ये डिवीजन। तो डिफरेंस प्लस डिवीजन से मिलकर बना है डिफरेंशिएशन, और ये प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने की, ठीक है। अब जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन चुका है, एट एक्स इक्वल टू सी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो ये y2 माइनस y1 है, चेंज इन y, और अपॉन ये क्या है, चेंज इन x, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो याद कीजिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, तो ये फॉर्मूला आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पे लाइन क्या है, यहाँ पे लाइन है AB, ये और आगे जाएगी तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। और ये जो लाइन है यहाँ पे AB, ये इस कर्व के लिए क्या है, कॉर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवा, ठीक है। तो ये जो है ये है स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा लिमिट s टेंड टू 0 स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है, लिमिट s टेंड टू 0 स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। अब क्योंकि यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज कहाँ पे निकाल रहे हैं, A पे निकाल रहे हैं, तो A पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट B को A के बिल्कुल क्लोज लेकर के आना पड़ेगा। तो जब हम पॉइंट B को बिल्कुल A के क्लोज लेकर के आएंगे, मीन्स जब h टेंड्स टू 0 होगा, तो जैसे जैसे हम B को A के क्लोज लेके आएंगे,
तो जो कॉर्ड ए बी है इसका साइज छोटा होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे बी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जैसे जैसे हम बी को ए के क्लोज लेके आते जाएंगे तो इस तरीके से, और फिर इस तरीके से यहाँ पे ये ए बी का साइज छोटा होता जाएगा और बिल्कुल ए के क्लोज जब ये पहुंचेगा तो ये ए पे टेंजेंट बन जाएगा, है ना। ये ए पे क्या बन जाएगी, इस पर सी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, लिमिट बी टेंड्स टू ए, जब पॉइंट बी को ए के क्लोज लेके आएंगे तो जो कॉर्ड ए बी है वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, कहाँ पर, एट ए, ठीक है। तो इट मीन्स एफ डैश सी मीन्स पॉइंट सी पर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, या इसको कह सकते हैं एट x इक्वल टू सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये बात काम आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यही होता है किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव उस पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है इस टेंजेंट को कहते हैं लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कॉर्ड ए बी। तो अभी हमने x इक्वल टू सी मीन्स पॉइंट ए पर रेट ऑफ चेंज निकाला y का विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि इक्वल होता है इस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है, अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो इस पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमने इसके बिल्कुल जस्ट बगल में राइट हैंड साइड में पॉइंट बी लिया था, ठीक है। एक बार फिर से ए पर रेट ऑफ चेंज निकालते हैं और अब हम पॉइंट जो लेंगे वो इसके लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट ले लिया है सी। तो क्योंकि हमें ए पर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो ए पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए जो दूसरा पॉइंट सी है वो ए के जस्ट बगल में होगा, कह सकते हैं ए के जस्ट बाद जो पॉइंट आएगा वो सी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, ये आपको समझाने के लिए। वैसे ये जो पॉइंट सी है ये ए के जस्ट बगल में है, ठीक है। तो ये पॉइंट सी है, ये एक्स इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, ठीक है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c माइनस एच और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ c माइनस एच, ठीक है। तो अब रेट ऑफ चेंज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू चेंज इन y, y2 माइनस y1 f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c, y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन x, x2 माइनस x1 c माइनस एच माइनस सी, ठीक है। तो c से c कैंसिल हो गया। तो क्योंकि हमें यहाँ पर ए पे रेट ऑफ चेंज निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट सी को ए की ओर अप्रोच कराना होगा, ठीक है। c टेंड्स टू a, तो जब हम कहते हैं c टेंड्स टू a इट मीन्स c माइनस एच टेंड्स टू c। ये पॉइंट इस तरफ अप्रोच करेगा, तो जब ये इस तरफ अप्रोच करेगा c माइनस एच टेंड्स टू c, इट मीन्स h टेंड्स टू 0 एंड व्हेन h टेंड्स टू 0 तो डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और जिसको बोलते हैं हम dy बाय dx एट x इक्वल टू c, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये एक और डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना है, ठीक है। और ये कब बना है, जब हमने पॉइंट सी कहाँ पे लिया था, ए के जस्ट बगल में लिया था। तो इस तरीके से हमें x इक्वल टू सी पर डेरिवेटिव का एक और फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस एच, ठीक है। ये हमें कब मिला है, जब हमने पॉइंट सी लिया था ए के जस्ट बगल में लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और जो पहले में डेरिवेटिव का फॉर्मूला मिला था ये हमें तब मिला था जब हमने पॉइंट बी को ए के राइट हैंड साइड में लिया था, ठीक है। तो इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये पॉइंट सी से हमने ए की ओर अप्रोच किया था, और पॉइंट सी कहाँ पर है, ए के लेफ्ट में, तो ये होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव
और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इस तरीके से ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच चेंज इन y अपॉन चेंज इन x y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। और यहाँ पे लाइन क्या है? AC, ठीक है। और AC क्या है? कॉर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 स्लोप ऑफ कॉर्ड AC। तो व्हेन h टेंड्स टू 0 मीन्स C टेंड्स टू A, और जब C टेंड्स टू A होगा, जब हम C को A की ओर अप्रोच कराएंगे, ठीक है, तो जो कॉर्ड है AB AC इसका साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। जब आप C को A की ओर अप्रोच कराएंगे C टेंड्स टू A, तो AC का साइज छोटा होता जाएगा, और जब बिल्कुल A के क्लोज पहुंचेगा, A पे पहुंचेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C व्हेन कैपिटल C टेंड्स टू A, देन कॉर्ड AC बिकम टेंजेंट एट A, ठीक है। ये टेंजेंट बन जाएगा, इस पर C बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है ये लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कॉर्ड AC है, ठीक है, AC। अच्छा, तो फिर अब एक बार फिर से ग्राफ को यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमने यहाँ पे पॉइंट B को A की ओर अप्रोच किया था, तो ये यहाँ पे ये टेंजेंट बन गया था, है ना, हमें यहाँ पे टेंजेंट मिल गया था, ठीक है। और जब हमने पॉइंट C से A की ओर अप्रोच किया था, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से एक टेंजेंट ये मिल गया था। तो अब देखो जरा, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट, क्या ये एक ही लाइन है? हाँ, ये एक ही लाइन है, ठीक है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन है। जब हमने C से लेफ्ट से A की ओर अप्रोच किया था, तो हमें जो टेंजेंट मिला, और जब हमने राइट से B से A की ओर अप्रोच किया, तो हमें जो टेंजेंट मिला, कि ये दोनों टेंजेंट एक ही लाइन है। और एक ही लाइन होने का मतलब क्या है? कि इस लेफ्ट से टेंजेंट का स्लोप और राइट से टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनता है वो स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और अभी हमने प्रूव किया है कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप होता है उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब आ गया है डिफरेंशिएबिलिटी वाली बात, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कब हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कब उसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जिसको हम डेरिवेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो तब होता है जब किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पे फंक्शन f ऑफ x, इसको हम डिफरेंशिएबल कहेंगे, ये डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू सी अगर क्या होगा? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये जो पॉइंट B अपने राइट हैंड साइड में लिया था, फिर इसको हमने A की ओर अप्रोच करा था, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, और ये वाला फॉर्मूला में कब मिला था? जब हमने पॉइंट C को A के लेफ्ट में लिया था और उसको A की ओर अप्रोच करा था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया है कि जब हमने पॉइंट B को A की ओर अप्रोच कराया था, तो वो टेंजेंट बना था, है ना। और किसी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होता है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है। तो मीन्स राइट हैंड साइड पे जो हमें स्लोप मिला, उसका जो टेंजेंट मिला उसका स्लोप, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से C को जब हमने A की ओर अप्रोच कराया था और टेंजेंट बना था उसका स्लोप, ठीक है। दोनों का स्लोप जब इक्वल होगा, और दोनों का स्लोप इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, एक ही टेंजेंट होगी, ठीक है। इसका मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट, मतलब एक ही टेंजेंट होगी, एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं होगी। यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल टू सी। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो उसका मतलब उस पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यही बात इसमें महत्वपूर्ण है, यही इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात तुम्हें समझनी थी, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि किसी पॉइंट पे अगर हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इट मीन्स उस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं? एक ही टेंजेंट को
ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा। तो अभी हमने देखा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है अगर उस पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ही टेंजेंट होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए। तो क्या ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जिसमें किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये ग्राफ शो किया है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और दो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, दो टेंजेंट का मतलब हो गया दो स्लोप, ठीक है। और दो स्लोप का मतलब क्या हो गया, दो स्लोप का मतलब हो गया ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों स्लोप अलग अलग है। तो मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इट मीन्स इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया या फिर जो एंड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और ये कॉर्नर पॉइंट को शार्प टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और क्योंकि एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पूरा फोकस था वो डिफरेंशिएबिलिटी पे ही था, ठीक है। तो इसमें हमने काफ़ी टाइम लिया इसको अच्छे से समझने के लिए। तो अब ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम कहते हैं किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस पर क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक टेंजेंट। ये पूरा निचोड़ है जो पूरा आज हमने पूरा इसको आज हमने जो समझा है उसका पूरा निचोड़ है ये यूनिक टेंजेंट। और यूनिक टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिक टेंजेंट कब नहीं होती है, अगर कॉर्नर पॉइंट हो या फिर एंड पॉइंट्स हो, ठीक है। तो यूनिक टेंजेंट मीन्स नो कॉर्नर पॉइंट, नो कॉर्नर पॉइंट, या कह सकते हैं शार्प टर्निंग पॉइंट, शार्प टर्निंग पॉइंट और एंड्स, नो एंड्स वाली बात छोड़ देते, ठीक है। एंड्स पे भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि वहां पे भी एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो डिफरेंशिएबल मीन्स यूनिक टेंजेंट, और यूनिक टेंजेंट मीन्स वो जो पॉइंट होगा वो कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, वो शार्प टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो यही है डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक लास्ट में जाते जाते एक बात और कि डेरिवेटिव का एक और फॉर्मूला होता है जिसे मैं अभी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है और आप कंफ्यूज भी जाओगे, तो इसलिए मैं आपको वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो आपके साथ कल डिस्कस करूंगा, शॉर्ट में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो बाकी करेंगे कल की क्लास में।